हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी आने वाले परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य बताना है आप लोगों को। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो ये हमारे कौन है, सतवाहन वंश ने जारी किए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और सारे क्वेश्चन का दोस्तों फुल डिफिनेशन के सहित पढ़ते चलेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सतवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए हैं। सतवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए हैं। सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सतवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमसे इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है। तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये आरआरबी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिफिनेशन, जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासकों कनिष्क के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में स्थित है और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। आपसे पूछ रहा है कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित है। तो ये हमारे कुषाण से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संबंध चलाया जो शक संबंध कहलाता है, तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बुद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कौन था, वसुदेव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क वंश का सम्राट था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो कुषाण वंश का सम्राट था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक युग आरंभ हुआ था। तो ये हमारा कब आरंभ हुआ, तो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, देखते चलिए, पढ़ते चलिए। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। तो वे हमारे कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 78 ईस्वी से 101 या 102 थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल काडफिसेस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो राइट आंसर क्या होगा, पहली शताब्दी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ 15 ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजिल काडफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन
कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उड़ीसा के उदयगिरी में से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था, तो किसने? खारवेल ने लिखा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, उड़ीसा के उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध थे। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। यह लेख प्राकृतिक भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं? यहाँ से हमारे गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य स्थापित हो। ठीक है, साम्राज्य क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है प्रयाग प्रशास्त्री जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें किस उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? जो कि दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है और प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है जो कि 144 साल वाला लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, प्रयाग प्रशास्त्री से हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर द्वारा रचित है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रशास्त्री को मूल रूप से कौशाम्बी के अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया था। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस प्रशास्त्री की भाषा संस्कृत तथा शैली चंपू जिसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राज थानेश्वर की पुष्यभूति वंशी शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई तथा सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना की थी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हर्ष पर विजय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ये हमारे जुहान जांग है यानी ह्वेनसांग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। शासकों के शासनकाल इधर होंगे, इधर हमारे राजदूत विदेशी यात्री होंगे। हर्षवर्धन तो राजदूत ह्वेनसांग विदेशी यात्री, चंद्रगुप्त द्वितीय तो फहियान होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक तो इब्न बतूता होंगे, महमूद गजनवी तो अलबरूनी होंगे, मरवारमन कुलशेखर तो मार्को पोलो होंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस महान, आपसे क्या पूछ रहा है? उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो ये कौन है? तो ये हमारे आर्यभट्ट है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। ठीक है, इधर हमारे व्यक्ति होंगे, इधर हमारे कार्यक्षेत्र होंगे। ठीक है, चरक महर्षि और आयुर्वेदिक विशारद, ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ, वारामिहिर भारतीय गणितज्ञ। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो कौन थे हमारे? तो बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हस्तचरित नामक पुस्तक की रचना की जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है।
चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हमारा राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौटा गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। ध्यातवाद है कि हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर होगा हेनसांग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन है, तो हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो राइट आंसर होगा हेनसांग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, आपके परीक्षा के लिए। तो आप लोग की इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं खुद से भी। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये हमारे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हस्तचरितम तथा कदम्बरी, इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? तो राइट आंसर होगा वारामिहिर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया है। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी, घटक, खप्पर, शंकु, अमर सिंह, वेताल भट्ट, छड़पटक और वर रुचि थे। ठीक है, ये सारे लोग थे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए। ठीक है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समुद्रगुप्त वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वह गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। उपाधियां क्या है, पराक्रमाक, अप्रीतीर्थक, सर्व राज्योचितता, लिच्छवी, दाहित्र आदि समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो उनका नाम क्या था? तो प्रभावती गुप्त था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, चंद्रगुप्त तृतीय 375 से 415 ईस्वी गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह के से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। अपनी वैवाहिक नीति को इसने दो पड़ोसी राज्य नागांव और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन दो शक्तियों का जीतना चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यक था ताकि सख्त छत्रपतों को वश में किया जा सके। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और इनको मित्र बनाया। ठीक है, तथा
चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासन रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस तरह वह महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको संस्कृत का विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फैयान भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही थी, वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो यह किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की प्रमुख कृतियां निम्न है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रसिद्ध में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो राइट आंसर क्या होगा? गुप्त वंश ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई थी। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति का सबसे बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है, जो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में अब लगभग 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? समुद्रगुप्त। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। समुद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं एक अच्छा वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहासकार का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्रों में देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा इस काल की प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण काल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं। चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं के लिए गई चित्रकारी है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट जहां पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर वारामिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को प्रसिद्ध के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी पूर्व ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती है। हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाली थी? तो ये राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त ने संभाला था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समुद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंशों की राजाओं में पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो कौन थे? ये हमारे कन्नौज के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? मगध। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के स्थापक श्रीगुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का स्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? फहियान ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फहियान ने उन्हीं स्थानों को भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? बाणभट्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। इन्होंने हस्तचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान ने के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजपूत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, ये ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों को त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हो गया। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो कौन सी ईस्वी में? 390 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष
ठहर कर संस्कृत सीखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ताम्रलिप्ति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इत्सिंग चीनी ये बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया, सुमात्रा तथा लंका होते हुए ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, और कितने क्वेश्चन पहले से आते थे ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।